नमस्कार, मैं पूर्णिमा कपूर भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की प्रवक्ता। अर्थशास्त्र विषय मेरा है और मैं कक्षा 12 का पाठ पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपको ये पाठ तभी पूरी रूप से समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। सबसे पहले तो आप ये देखें पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता ऐसी प्रतियोगिता जहाँ पर किन्हीं एक समान वस्तुओं का क्रय विक्रय होता हो। तो यह आवश्यक नहीं है कि कोई वस्तु प्रतियोगिता के रूप में आ जाए। क्यों? क्योंकि सभी एक समान उपयोगिता रखती हैं, सभी का मूल्य एक समान होगा, सभी एक साथ बाजार में आई हैं और सभी बाजार में एक सा ही नियंत्रण रखती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक समान वस्तु के बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। यानी कि एक ही वस्तु को कई क्रेताओं द्वारा या विक्रेताओं द्वारा क्रय और विक्रय किया जाता है। कोई भी क्रेता या विक्रेता वस्तु की कीमत को अपने क्रय विक्रय द्वारा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। कोई भी एक क्रेता या विक्रेता किसी भी प्रकार से बाजार की स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत से क्रेता होते हैं और बहुत से विक्रेता होते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा कीमत परिवर्तन करने से किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित रहती है, एक सामान्य कीमत बनी रहती है। ग्राहक यानी कि उपभोक्ता कहीं से भी उस वस्तु को खरीदना चाहे, किसी भी विक्रेता से प्राप्त करना चाहे, तो उसको उसके लिए एक ही मूल्य चुकाना होता है। तकनीकी रूप में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति का प्रत्येक क्रेता पूर्णतया लोचदार पूर्ति स्थिति का तथा विक्रेता लोचदार मांग की स्थिति का सामना करता है। क्रेता को तो लोचदार पूर्ति की स्थिति का सामना करना पड़ता है, जबकि विक्रेता को लोचदार मांग की स्थिति का सामना करना पड़ता है। पूर्ति और मांग एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। मांग बढ़ने से पूर्ति कम होती है और पूर्ति बढ़ने से मांग कम होती है। तो इस प्रकार से इनमें विरोधी संबंध पाया जाता है। तो आगे इसको देखते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। सबसे पहले टॉपिक आता है विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर क्रेता और विक्रेता एक समान वस्तु का क्रय और विक्रय करते हैं। तो अतः वहाँ पर विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा कीमत में परिवर्तन करने से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता बाजार की स्थिति में। तो इसलिए इसको ये कहा जा सकता है, इस स्थिति में विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक है कि विक्रेता बाजार की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर पाता। दूसरी विशेषता, एक रूप वस्तु। चूँकि एक समान वस्तु का क्रय और विक्रय का ये बाजार होता है, इसमें क्रेता और विक्रेता एक ही समरूप वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। तो किसी एक वस्तु की कीमत परिवर्तन होने से या किसी भी प्रकार का उसकी कीमत को बढ़ाने या कम करने से सामने वाले दूसरे व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह तो पूर्ण रूप से अपनी क्रिया करता रहता है। इसके बाद तीसरी विशेषता आती है क्रेताओं की अधिक संख्या। चूँकि एक समरूप वस्तु का क्रय और विक्रय का एक विशेष बाजार है, वहाँ पर एक समान वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, तो उसमें क्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है, क्रेताओं की भी और विक्रेताओं की भी संख्या इतनी अधिक होती है, किसी एक आधे व्यक्ति के द्वारा मात्रा कम करने, मांग कम करने या विक्रेता के द्वारा पूर्ति कम करने का बाजार की स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। चौथी विशेषता, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन। यह बाजार इतना बड़ा, इतना विस्तृत आकार का होता है कि कोई भी फर्म बाजार में आए
या जाए, उसका बाजार की विशेष स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक आदि फर्म के प्रवेश करने या बहिर्गमन होने से कोई बाजार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। यह बाजार तो पूर्ण प्रतियोगिता के रूप में ही चलता रहता है। पांचवी विशेषता आती है बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण उनको बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान रहता है, इसीलिए उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं रहती। हर क्रेता हर विक्रेता एक दूसरे को पूर्ण रूप से एक दूसरे के संपर्क में रहता है, अतः वे किसी भी प्रकार की कीमत परिवर्तन नहीं करते। इसके बाद अगला टॉपिक आता है परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। चूँकि इस बाजार में सभी एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं, इसलिए माल के आवागमन के लिए किसी भी प्रकार से वस्तुओं पर परिवहन लागतों का अत्यधिक भार नहीं पड़ता, तो अतः बाजार में कीमतें एक निश्चित दर पर बनी रहती हैं। तो इसलिए इस प्रकार से इसकी विशेषता हुई, विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, एक रूप वस्तुएं प्राप्त होती हैं, क्रेताओं की अधिक संख्या है, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व बहिर्गमन होता रहता है, बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान रहता है तथा परिवहन लागतों की अनुपस्थिति होती है। तो यह तो थी इसकी विशेषताएं। इसके बाद इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता को एक भ्रम माना गया है। पूर्ण प्रतियोगिता के समक्ष एक भ्रम की स्थिति आती है। उसको एक भ्रम क्यों माना गया है? क्योंकि यह एक व्यावहारिक स्थिति में नहीं आता, यह तो सिर्फ विचारों में ही होता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता एक भ्रम। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति व्यावहारिक नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी बाजार में नहीं आती जहां पर एक ही निश्चित समय में एक ही निश्चित श्रेणी के अंदर बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता एक ही वस्तु का व्यापार करते हों। तो इसलिए यह व्यवहारिक जीवन से बहुत अलग स्थिति है। यह तो सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताया जाता है, इसको एक व्यवहारिक अवधारणा की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसके लिए इसमें इसकी विशेषताएं भी बताई गई हैं। किसी वस्तु के पूर्ण प्रतियोगिता एक भ्रम, इसमें किसी वस्तु की विशेष के संबंध में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। तो ऐसी कभी स्थिति नहीं बनती जहां पर एक ही बाजार में एक ही समय में एक ही वस्तु का बहुत अधिक मात्रा में क्रय विक्रय होता हो। तो ऐसी स्थिति बाजार की स्थिति में उत्पन्न नहीं होती। इसकी दूसरी विशेषता कि बाजार में वस्तुएं समरूप नहीं होती। एक समान वस्तु कभी बाजार में नहीं आती। हर वस्तु की अपनी अलग विशेषता होती है। हर वस्तु में कुछ ना कुछ उपयोगिता, कुछ न कुछ अवगुण हमेशा होता है। तो इसलिए हर वस्तु एक समान नहीं होती। तीसरी, चूँकि इसमें ये विशेषता बताई गई है कि फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन होता रहता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता चूँकि इसको एक भ्रम माना गया है, उस स्थिति में उद्योगों की श्रेणी में बार बार फर्मों का प्रवेश होना या फर्मों का बहिर्गमन होना एक आसान स्थिति नहीं होती। यह अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। चौथी स्थिति आती है, एक दूसरे के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। किसी भी क्रेता अथवा विक्रेता को एक दूसरे की स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, वह उसके पूरे संपर्क में नहीं रहता। इसके बाद पांचवी, बाजार में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते रहते हैं। हर स्थिति एक समान नहीं होती। सरकार नई नई योजनाएं लगाती है और उसी के अनुरूप व्यापारियों के लिए अलग अलग प्रतिबंध भी लगाती रहती है। और जहां पर परिवहन लागतों की बात आती है, तो परिवहन लागतें भी, चूँकि हमें वस्तुओं को एक जगह से आयात निर्यात करना होता है, एक जगह से लाना ले जाना होता है, तो उसमें परिवहन लागतें भी लगती हैं जो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करती हैं।
जिस प्रकार से वस्तु परिवहन लागतें बढ़ती हैं उसी प्रकार से उनकी कीमतों में भी वृद्धि होती है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है आगम की अवधारणा। आगम, आय, रिवेन्यू। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं आगम की अवधारणा। आगम क्या है? प्राप्त होने वाली आय। विक्रेता द्वारा किसी भी वस्तु के विक्रय करने से उसे जो आय प्राप्त होती है, जो उस वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है, वह उसे आगम की श्रेणी में रखा जाता है। आगम आय को कहा जाता है, आय प्राप्ति को कहा जाता है। वस्तु के विक्रय से जो भी मूल्य प्राप्त होता है वह फर्म के लिए आगम होते हैं। प्रत्येक विक्रेता या उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। हर व्यक्ति अपने व्यापार की श्रेणी में अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। वह अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी वस्तुओं की कीमत इस प्रकार से निर्धारित करता है कि जो भी उसका लागत मूल्य है वह उस लागत मूल्य को इतना अधिक बढ़ाकर दिखाता है जिससे कि उसकी आय अधिक से अधिक मात्रा में हो सके। इसके बाद इसको हम सूत्र के रूप में देख सकते हैं। इसका जो सूत्र कहलाता है, सूत्र बराबर, इसको हम जब सूत्र के रूप में देखते हैं, लाभ बराबर वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस वस्तु का लागत मूल्य। इस प्रकार से हमें जो भी आय प्राप्त होती है हम उसे आगम की श्रेणी में रखते हैं। आगम तीन प्रकार से है। आगम की अवधारणा, आगम को हम तीन अर्थों में, आगम को तीन अर्थों में व्यक्त किया जाता है। आगम को तीन अर्थों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, कुल आगम। दूसरा, औसत आगम। और तीसरा, सीमांत आगम। टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू, कुल आय, किसी भी वस्तु की समस्त इकाइयों के विक्रय से जितनी भी मात्रा में उसका विक्रय किया जाता है, होने वाली आय, समस्त इकाइयों के विक्रय से होने वाली आय कुल आगम, कुल आय कहलाती है। विक्रेता द्वारा उसकी जितनी भी इकाइयाँ बाजार में बेची जाती हैं और उसकी जो लागत मूल्य होती है, विक्रय मूल्य, वस्तु के विक्रय मूल्य में से वस्तु का लागत मूल्य घटाने के बाद जो भी उसे लाभ प्राप्त होता है वह उसकी कुल आय कहलाती है। इसके पश्चात जिसे हम TR से प्रदर्शित करते हैं, टोटल रिवेन्यू। इसके बाद दूसरा आता है औसत आगम, औसत एवरेज, एवरेज यानी कि सीमांत लागत। औसत आगम की गणना करने के लिए जितनी इकाइयाँ बाजार में बेची जा रही हैं उनको उनकी विक्रय की गई आय से भाग देने से जो आय प्राप्त होती है वह औसत आगम कहलाती है। कुल आय को या कुल विक्रय मूल्य को, कुल विक्रय मूल्य को कुल विकृत इकाई से, इकाइयों की संख्या से भाग देने से जो वैल्यू निकल कर आती है उसको औसत आगम कहते हैं। तीसरा आता है सीमांत आगम। सीमांत आगम
इसको हम AR से प्रदर्शित करते हैं औसत आगम को, और सीमांत आगम को हम मार्जिनल रिवेन्यू MR के नाम से प्रदर्शित करते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री, उसके आगम में जो वृद्धि होती है, किसी भी वस्तु की जो हमारी विक्रित इकाइयां हैं उसमें अगर एक इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो जो आय में वृद्धि होगी वह उसकी सीमांत आगम कहलाएगी। इस प्रकार से इसको किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q, MR इज इक्वल डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। डेल्टा TR कुल विक्रय राशि में होने वाला परिवर्तन, भाग देना है बिक्री की गई अतिरिक्त इकाई की संख्या। विक्रय की जाने वाली जो अतिरिक्त इकाई की संख्या है उससे जो हमें अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी वह हमारी सीमांत आगम, सीमांत लागत कहलाएगी। इसको हम तालिका द्वारा भी देख सकते हैं, तालिका द्वारा भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। सीमांत लागत को, तीनों को, सीमांत लागत सबसे पहले था कुल लागत, कुल आगम, उसके बाद औसत आगम और तीसरे नंबर पर आता है सीमांत आगम। इसको हम तालिका द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास विक्रित इकाइयों की संख्या है, विक्रय की गई इकाइयों की संख्या, इसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमें जो आय प्राप्त हो रही है, कुल आय, जो कुल आय हमें प्राप्त हुई है, कुल आगम, वह है 12, 20, कुल आगम है 12, 22, 30, 34 और 36। इसी के अनुसार हम निकालेंगे औसत आगम। औसत आगम में देखिए पहली में अगर कुल मूल्य, जैसे कि हमने फार्मूला देखा था TR डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, इसी फार्मूले के आधार पर देखेंगे TR है 12, भाग करेंगे 1 से तो औसत लागत आ गई 12, फिर यहाँ पर है 22, भाग करेंगे 2 से तो औसत लागत आ गई 11, कुल आय 30, इकाई 3, औसत 10, कुल आय 34, इकाई 4, 8.5 और यहाँ पर आ गई 36, इकाई की संख्या है 5, 7.2। तो ये हमारी निकल कर आ गई औसत आगम। अब इसके बाद आती है सीमांत आगम। सीमांत आगम यानी कि सीमांत आय, इसको कैसे निकालना है? इसको निकालने के लिए हमें देखना है इकाइयों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। यहाँ पर तो जो परिवर्तन है प्रति इकाई है, लेकिन यहाँ पर जो सीमांत इकाई, पहली इकाई की जो सीमांत इकाई होगी वह तो 12 ही होगी, लेकिन दूसरी इकाई में अगर 12 की जगह 22 मूल्य प्राप्त हुआ, 22 माइनस 12/1 यानी कि 10/1 बराबर 10। तीसरी इकाई के लिए हमें मूल्य प्राप्त होता है 30, पहले था 22, भाग करेंगे 1 से
तो ये आएगा 8/1 बराबर 8। ऐसे ही चौथी इकाई के लिए 34 माइनस 30 भाग 1 4/1 बराबर 4। और पाँचवीं इकाई के लिए 36 माइनस 34/1 बराबर 2/1 बराबर 2। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो हमारी सीमांत आगम है वह 12, 10, 8, 4 और 2 होगी। जैसे जैसे प्रति इकाई संख्या में वृद्धि हुई उसके मूल्य में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हमने सीमांत आगम की गणना की है। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हैं। x अक्ष पर और y अक्ष पर हमारी इकाइयों की संख्या और उससे प्राप्त होने वाली आय, इसको हम कुल आय, औसत आय और सीमांत आय के रूप में दिखा सकते हैं। हमारी टोटल आय 5 से शुरू करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो इकाइयां हैं 1, 2, 3, 4 और 5 इकाइयों की संख्या। जब हमारी विकृत इकाई की संख्या 1 है तो हमें मूल्य प्राप्त होता है 12। 1 पर मूल्य प्राप्त होता है 12। दूसरी इकाई पर हमें मूल्य प्राप्त होता है 22। तीसरी इकाई पर हमें मूल्य प्राप्त होता है 30। चौथी इकाई पर हमें मूल्य प्राप्त होता है 34। और पांचवी इकाई पर हमें मूल्य प्राप्त होता है 36। इस प्रकार से हम देखते हैं जिस इकाई से जितनी आय प्राप्त हुई, जब हमने इस पर एक रेखा प्रदर्शित की तो यह तो हमारी कहलाएगी कुल आय। जैसे जैसे हमारी इकाइयाँ बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी इकाई आय भी बढ़ती चली गई। अब इसी इकाई को अगर हम इसमें औसत लागत दिखाएंगे तो औसत लागत पहली इकाई की है 12, दूसरी इकाई की होगी 11, तीसरी इकाई की है 10, चौथी इकाई की है 8.5, पांचवी इकाई की 7.2। तो इस रेखा के द्वारा हम इसकी औसत लागत, औसत आगम को प्रदर्शित कर सकते हैं। औसत आगम मतलब एवरेज रिवेन्यू। अब इसी प्रकार से तीसरी रेखा सीमांत आगम। सीमांत आगम पहली इकाई पर हमें प्राप्त होती है 12, दूसरी इकाई पर प्राप्त होती है 10, तीसरी इकाई पर प्राप्त होती है 8, चौथी इकाई पर प्राप्त होती है 4 और पांचवी इकाई पर 2। तो इस प्रकार से जो ये रेखा हमारी बनती है यह कहलाएगी सीमांत आगम। मार्जिनल रिवेन्यू। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम अपनी आय को, आगम को किस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमने इकाइयों की संख्या दिखाई है और इससे प्राप्त होने वाली आय को प्रदर्शित किया है। 3 रेखाएं हैं हमारी, कुल आगम TR, औसत आगम AR और सीमांत आगम MR के द्वारा हमने अपनी इकाइयों को दिखाया है। इस प्रकार से हम अपनी आय को प्रदर्शित कर सकते हैं। धन्यवाद।